पता है, जो न्यूक्लियर डिजास्टर होते हैं वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। वो हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा बन जाते हैं। बल्कि आगे आने वाली हमारे जनरेशन या पीढ़ियों के लिए खौफनाक सदमा बन जाते हैं। ऐसी ही घटना उत्तरी यूक्रेन के बेस चेर्नोबिल में हुई थी। जरा रुकिए, आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं हिस्ट्री में, लेकिन नहीं, जापान के एक शहर पर, इसका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी, अमेरिका ने जब उस पर परमाणु बम गिराया तो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। पहला परमाणु बम हिरोशिमा पे 6 अगस्त को गिराया गया था, जबकि दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त को गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक अटैक को तो बात आती 6 अगस्त 1945 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर ने जापानी शहर पर, हिरोशिमा पर, दुनिया का पहला तैनात परमाणु बम गिराया, जिसके रिजल्ट कुछ इस तरह दिखे। अनुमानित तौर पर देखा गया है कि 80,000 लोग तुरंत मारे गए। बाद में रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से हजारों लोगों की मौतें और हुई। एग्जैक्ट उसके 3 दिन बाद एक दूसरे B-29 ने नागासाकी पर एक और एटॉमिक बम गिराया। उस दौर में कुछ गिने चुने ही कंट्री ने अपना एटॉमिक बम बना लिया था। उस वक्त अमेरिका डेवलप कंट्री बन चुका था, जिसका उसने पूरी तरह फ़ायदा उठाया। जब 9 अगस्त को एटॉमिक अटैक नागासाकी पर हुआ तब अनुमानित तौर पर 40,000 लोग मारे गए। उस वक्त अमेरिका ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 15 अगस्त को जापान के सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण भी कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब आइए जानते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ पर इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग कंपेयर कर रहे हैं चेर्नोबिल का एटॉमिक बम जब गिराया गया था, अमेरिका ने गिराया था। आखिर क्यों ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से ज़्यादा शक्तिशाली था? क्या यह एटॉमिक अटैक था या फिर कोई साजिश थी या कोई हादसा? आइए समझने की कोशिश करते हैं हम इस वीडियो में। जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में 26 अप्रैल 1986 में को ठीक 1:24 पर जोरदार विस्फोट होता है। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये विस्फोट क्यों हुआ। अब आइए जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट है कहाँ और ये काम कैसे करता है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर में प्रिपेड शहर में स्थित था। यह जो जगह थी वह बेलारूस की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 रिएक्टर बने हुए थे। यूनिट 1 का निर्माण 1970 में, यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था और 1983 में यूनिट 3 और यूनिट 4 का काम पूरा हुआ था। जब यह हादसा हुआ तब तो केवल 2 रिएक्टर एक्टिव थे और इन रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पास से बह रही प्रिपेड नदी के किनारे पर एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया गया था। अब ये सवाल आता है कि आखिर कैसे झील के पानी को रिएक्टर तक लाया जाता होगा। तो पानी को पाइप के सहारे रिएक्टर तक लाया जाता था, बाद में उन्हें इस्तेमाल कर लेक में वापस भेज दिया जाता था। अब आइए बात करते हैं हादसे वाली रात को, यानी 26 अप्रैल को प्लांट में एक टेस्ट किया जाना था। क्या था ये टेस्ट? एक्चुअल में वैज्ञानिक ये जाँच करना चाहते थे कि क्या अगर बिजली सप्लाई बंद होने की स्थिति में क्या रिएक्टर के बाकी उपकरण काम करते हैं या नहीं। साथ ही साथ वो ये भी पता लगाना चाहते थे कि इस स्थिति में न्यूक्लियर जो टरबाइन है कितनी देर तक घूमते रहेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है। अगर बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की, तो जो पानी होता है जब ऊपर से नीचे आता है तो पहियों को अपने हाई प्रेशर की वजह से घुमा देता है, जिससे एनर्जी जनरेट होती है। वही पवन चक्की की बात करें तो हवा टरबाइन को घुमा देती है, एनर्जी वहाँ से आती है। वही थर्मल पावर प्लांट में जहाँ मेन एनर्जी का सोर्स कोयला होता है, उसके जलने से स्टीम बनती है जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। बाद में स्टीम जाकर तेज़ी से फ्लो के साथ पहियों को घुमाती है जहाँ से एनर्जी बनती है। आइए आप समझते हैं कि कैसे चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट नंबर 4 में विस्फोट हुआ। ऐसा माना जाता है कि विकिपीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिएक्टर डिज़ाइन में कुछ कमियों के चलते यह दुर्घटना हुई। वहीं न्यूक्लियर प्लांट में एनर्जी कैसे मिलती है, तो पानी को हीट करके स्टीम प्रोड्यूस होती है। पानी भी हीट प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण होता है। और एक बात और, जो पानी होता है वो कूलेंट का भी काम करता है, जिससे प्लांट में लगे सारे पुर्जे ओवर हीट की वजह से मेल्ट ना हो पाएँ। पानी की लगातार सप्लाई होती रहनी चाहिए, इसके लिए वाटर पंप लगे होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक कट हो जाए तब कैसे इन वाटर की सप्लाई हो। रुकिए, चेर्नोबिल में इसका भी सॉल्यूशन निकाला गया था। लाइट कट की कंडीशन में यहाँ बैकअप डीजल इंजन रखे होते थे जो लगातार
प्लांट को इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करवाते थे। सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि 1 से 2 मिनट तक का टाइम लगता था इस गैप को फिल करने के लिए। कुछ और उपाय खोज रहे थे वहाँ के वैज्ञानिक। वहाँ के कुछ लोगों ने कहा था कि ये जो 1-2 मिनट के लिए बिजली चाहिए, ये न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलेगी। जो टरबाइन होंगी, रिएक्टर के बंद होने के बाद कुछ स्टीम रिलीज होगी, जिससे घूमेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो मैंने बताया है कि इसी पे तो टेस्ट होना था 26 जुलाई 1986 को। क्या अगर बिजली चली जाती है तो क्या टरबाइन इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा कि वाटर पंप को चलाया जा सके। बात यह है कि रिएक्टर नंबर 4 पर कभी इसका टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक दिन पहले टेस्ट होने वाला था, यानी कि 25 जुलाई, चूँकि उस दिन वर्कर ने नींद नहीं ली थी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन रिएक्टर के अंदर कैसे होता है, तब आगे की स्टोरी को समझने में आसानी होगी। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मेन पार्ट होता है, यानी कि जो कोर होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर। जो फ्यूल रॉड्स होता है वो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, जिसे रिएक्शन होता है। अब हम सभी जानते हैं, आप पढ़े हैं कि जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और हर एलिमेंट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। और हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। जो हमारे आइसोटोप्स हैं, ये वेरिएशन होते हैं हमारे एलिमेंट में। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। यूरेनियम का इसके 3 अलग अलग आइसोटोप है, जैसे यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234। अलग अलग जो आइसोटोप होते हैं, प्रोटॉन तो सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे ही आइसोटोप होते हैं जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कर सकते हैं, जैसे यूरेनियम 235 ऐसे ही आइसोटोप है जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कर सकता है, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है। यूरेनियम 235 वाला आइसोटोप अनस्टेबल है, जिससे टूटता है और रेडिएशन रिलीज करता है। सबसे बड़ी खास बात यूरेनियम 235 की है कि ये रखे रखे ही टूटता रहता है। अगर न्यूट्रॉन भी टकरा जाए तो टूट जाता है। इसे या इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। इसमें इसके एटम 2 भागों में टूटता है और 2 से 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा बन जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी बनती है, जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो बाद में पहियों को घुमाती है। जो ये 2 से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, वो जाकर और एटम से टकराते हैं और टूटते रहते हैं। चेन रिएक्शन बन जाता है, जिससे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। इसे रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन ऐसे ही टकराते रहे तो खतरा हो सकता है। इसको रोकने के लिए कंट्रोल रॉड का यूज किया जाता है। अब क्या होती है ये कंट्रोल रॉड, आइए जानते हैं। रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए कंट्रोल रॉड यूज की जाती है। इस सिचुएशन में कंट्रोल रॉड बोरान कार्बाइड की बनी होती है। सबसे बड़ी बोरान की खास बात यह है कि ऐसा एलिमेंट है जो न्यूट्रॉन को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो न्यूक्लियर फिजन में जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, जब कंट्रोल रॉड इसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो अदर एटम्स से नहीं टकरा सकेंगे और रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर की जो फ्यूल रॉड्स जहाँ घुमाए जाते हैं, वहाँ कंट्रोल रॉड को भी घुसाया जाता है। कंट्रोल रॉड जितना अंदर इंसर्ट करते हैं, रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है। अब बात करें मॉडरेटर की। मॉडरेटर जो होते हैं ग्रेफाइट के ब्लॉक्स होते हैं। इनका मेन वर्क होता है न्यूक्लियर रिएक्शन को स्पीड अप करना, यानी तेज करना। जो ग्रेफाइट होता है न्यूट्रॉन की एनर्जी को स्लो कर देता है, जिससे चेन बन जाता है, जिससे चांस बन जाता है कि न्यूट्रॉन और यूरेनियम एटम से टकराते हैं और रिएक्शन तेज हो जाएगा। अब आइए जीनॉन 135 की बात करें तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में बनता था। इसकी भी प्रॉपर्टी थी कि बोरान की तरह ये भी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता था। आमतौर पर जब ये जीनॉन प्रोड्यूस होता है तो ये बर्न कर जाता है। यहाँ पर कंट्रोल रॉड ज़्यादा पुशअप या इंसर्ट करने की वजह से बहुत लो था, जिससे ये बर्न नहीं हो पाता। अब जो शिफ्ट सुपरवाइजर थे वो ऑर्डर देते हैं कंट्रोल रॉड बाहर निकालने पर भी सिर्फ 200 मेगावाट पहुँची बिजली। इसका उद्देश्य था कि जब तक 700 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी न पहुँचती हो, ये अपना टेस्ट नहीं कर पाते। उन्होंने ऑर्डर दिया। आमतौर पर कंट्रोल रॉड 211 होती हैं, उसमें से सब निकाल दी गई, जबकि केवल 8 को छोड़कर। जबकि प्रोटोकॉल ये कहते हैं कि कम से कम 15 रॉड होनी चाहिए। यहाँ पर वायोलेशन हुआ था। क्या हम इसे 2 एंटोली का था जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए।
क्या इस घटना का जिम्मेदार उन्हें ठहराना सही होगा? रिएक्शन बहुत तेज हो गया। पानी कूलेंट की तरह नहीं काम किया, वाटर वेपर बन गया, जिनॉन भी जल गया, स्ट्रक्चर भी हिलने लगा, पूरी बिल्डिंग में शॉक वेव जैसे फैल गई। वर्कर ने इमरजेंसी स्टॉप का बटन दबाया। इसका मतलब ये था कि कंट्रोल रॉड वापस से रिएक्टर के अंदर घुसाई जाती हैं। 1:23 पर जैसे ही कंट्रोल रॉड अंदर गई, जोरदार धमाका हुआ। पहला 3 से 4 इसलिए क्योंकि जो रॉड थी वह बोरान और उसकी टिप जो थी ग्रेफाइट की बनी हुई थी। रिएक्शन पहले से ही तेज था, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है रिएक्शन को तेज करता है, जिससे धमाका हो गया। दूसरा 6 से 8 सेकेंड बाद हुआ। जो कोर की ढक्कन थी 1000 टन की वो उड़ गई। बताया जा रहा है कि ग्रेफाइट के जलने की वजह से हुआ था। सारा रेडिएशन एटमॉस्फेयर में फैल गया, जो काफ़ी खतरनाक था। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा था। आज चेरनोबिल को रिस्ट्रिक्टिंग जोन में रखा गया, यहाँ तक कि वहाँ खेती तक भी नहीं की जाती। धमाके के बाद वहाँ फायर वैन को बुलाया जाता है। उन लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। आग को बुझाने में करीब 10 दिन का समय लग जाता है। हेलीकॉप्टर से भी सैंड, क्ले और लेड गिराते हैं। ये चूँकि ग्रेफाइट की लगी आग थी जो रिएक्शन फैला रही थी। ये जो सैंड, क्ले, लीड जैसे एलिमेंट होते हैं वो रेडिएशन से लगी आग को बुझा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आग लगने के बाद क्या हुआ। चेरनोबिल पावर प्लांट में सोवियत डिज़ाइन के 4 RBMK-1000 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए थे, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर गलत पाया गया। RBMK रिएक्टर प्रेशर ट्यूब डिजाइन के थे। इसमें यूरेनियम 235 डाइऑक्साइड को पानी को गर्म करने के लिए ईंधन की तरह यूज किया जाता था, जिससे भाप निकलती थी। इसी रिएक्टर के टरबाइन चलती थी, जिससे बिजली पैदा होती थी। बहुत सारे एटॉमिक प्लांट में पानी की यूज कूलेंट की तरह किया जाता है, ताकि रिएक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके, ज़्यादा हीट और भाप को कम किया जा सके। लेकिन RBMK-1000 को रिएक्टिविटी को कम करने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। लेकिन न्यूक्लियर कोर जैसे ही ज़्यादा गर्म होता है, उसमें भाप के बुलबुले बनने लगते हैं, जिससे कोर ज़्यादा रिएक्टिव होने लगता है। 25 अप्रैल की रात 1:23 पर रिएक्टर 4 फट गया, जिससे चारों तरफ रेडियो एक्टिव मटेरियल और जो प्लांट के पुर्जे थे दूर दूर जा गिरे। जहरीली गैसें तथा धूल रिलीज होने लगी और हवा के साथ चारों तरफ फैल गई। इस विस्फोट में 2 वर्कर की तो तुरंत मौत हो जाती है, और जैसे जैसे समय बीतता गया 28 और की मौत हो गई, क्योंकि वो रेडिएशन के चपेट में आ चुके थे। शुरुआती में जो आग लगी थी सुबह 5 बजे तक लगभग बुझ चुकी थी, लेकिन ग्रेफाइट की आग 10 दिनों तक जलती रही। इसे बुझाने में लगभग 250 फायर फाइटर लगे रहे। ब्लास्ट हुई रिएक्टर से आयोडीन 131, सीजियम 124 और सेसियम 137 का रेडिएशन निकल रहा था। आयोडीन 131 का रेडिएशन 8 दिनों में ख़त्म हो गया था, लेकिन आयोडीन 131 की वजह से लोगों के गले में थायराइड ग्लैंड्स में दिक्कत हो गई। सीजियम के आइसोटोप का हाफ लाइफ 30 साल का होता है, जो आज तक रेडिएशन इस इलाके में रिलीज हो रहा है। 27 अप्रैल तक प्रिप्यात शहर को खाली कराया गया। घटना के 36 घंटे बाद तक लोगों को उल्टियाँ आ रही थी, जिसमें रेडिएशन की अधिकता के कारण सिर दर्द भी हो रहा था। 14 मई तक प्रशासनिक अधिकारियों ने 30 किलोमीटर तक का इलाका खाली करा दिया। इस समय 1,16,000 लोगों को सेफ स्थानों पर भेजा गया। फिर अगले कुछ सालों में 2,20,000 लोगों को कम रेडिएशन वाले इलाके में भेज दिया गया। इसमें से कुछ तो कर्मचारी लोगों को बचाने के चक्कर में रेडिएशन के शिकार हो गए। रेडिएशन के चलते भारी हवा बेलारूस की तरफ मुड़ गई। सोवियत गवर्नमेंट ने हादसे की खबर दुनिया को बहुत बाद में दी। इसके चलते रेडिएशन 3 दिनों में स्वीडन तक पहुंच गया। तब जाकर सोवियत संघ ने सोवियत राष्ट्र के दबाव में आकर इस सूचना दुनिया को दी। अब आता है साल 1991 का टाइम, जो काफ़ी दर्दनाक साबित होता है, क्योंकि 1991 से 2015 के बीच थायराइड कैंसर के 20,000 मामले दर्ज किए जाते हैं। रेडिएशन ने धीरे धीरे लोगों को अपने चपेट में ले लिया। अधिकतर लोग 18 से कम के थे। एनवायरमेंट पर भी बहुत बड़ा असर देखने को मिला। टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के नेशनल साइंस रिसर्च लेबोरेटरी के अनुसार चेरनोबिल परमाणु प्लांट हादसे के बाद आसपास के जंगलों में मौजूद पेड़ पौधे रेडिएशन की वजह से मर रहे थे। यह इलाका बाद में रेड फॉरेस्ट कहने लगा, क्योंकि रेडिएशन ने पेड़ों का रंग लाल कर दिया था। अब यहाँ पर बात आती है कि रेडिएशन को कैसे कम किया जाए, क्योंकि
जब ये प्लांट बना था तब कोई ऐसा चीज़ नहीं बनाया गया जिससे ब्लास्ट होने के बाद रेडिएशन को रोक सके, इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। रेडिएशन को रोकने के लिए कंक्रीट से सील बंद किया गया, यानी कि कंक्रीट का यह स्ट्रक्चर साल 2006 में बनना शुरू हुआ, जो साल 2017 में जाकर पूरा हुआ। ये करीब 853 फीट चौड़ा और 531 फीट लंबा और 356 फीट ऊंचा है। इस कंक्रीट के ढांचे से रिएक्टर 4 को पूरी तरह से पैक कर दिया गया। ये कम से कम 100 सालों तक इसे सेफ रख पाएगा, लेकिन चेर्नोबिल पावर प्लांट का रिएक्टर 3 साल 2000 तक